हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 9। और आज से हम शुरू करेंगे कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो पहले हम समझेंगे कि डिबेंचर्स होते क्या हैं, कंपनी डिबेंचर्स इश्यू क्यों करती है। कंपनी को बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और उसके लिए कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है, लेकिन हर बार पैसों की ज़रूरत के लिए शेयर कैपिटल इशू करना कई बार कंपनी को सही नहीं लगता है, इसलिए वो अदर सोर्स भी सोचती है और उस अदर सोर्स में एक उपाय है डिबेंचर्स। कंपनी डिबेंचर्स भी इशू करती है जो इशू ऑफ शेयर्स के जैसा ही है। यहाँ पर कंपनी जितने भी अमाउंट की ज़रूरत है उसको कंपनी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। मान लीजिए कंपनी को इतने अमाउंट की ज़रूरत है, इस अमाउंट को कंपनी अगर किसी एक बैंक से मांगे या किसी एक पर्सन से मांगे तो हो सकता है ये इतनी बड़ी रकम, ये रकम बहुत बड़ी है, मान लो इसे हम इजी कैलकुलेशन के लिए 1 लाख रुपीज़ मानते हैं, तो 1 लाख रुपीज़ किसी एक व्यक्ति से लेना कंपनी उचित नहीं समझती, क्योंकि इससे बहुत सारे कंपनी के एक्टिविटीज़ में फ़र्क भी पड़ता है, डिसीजन मेकिंग में भी फ़र्क पड़ता है और इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट भी हो जाता है, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन उतना इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए कंपनी क्या करती है, इसे बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे शेयर है वैसे ही इसे डिवाइड कर देती। और एक यूनिट जो है, एक यूनिट ये लोन का यूनिट है, ये कंपनी एक लोन ले रही है, ये शेयर कैपिटल नहीं है। इस यूनिट को ही क्या कहते हैं, डिबेंचर कहते हैं। मतलब एक बड़ी रकम को छोटे छोटे यूनिट्स में कंपनी कन्वर्ट कर देती है और हर यूनिट एक डिनोमिनेशन का ही है। जैसे फेस वैल्यू मान लो एक डिबेंचर का 10 रुपीज़ है, तो हर यूनिट जो है डिबेंचर का वो 10 रुपीज़ ईच है। और ये डिबेंचर क्या है, ये एक तरीके से लोन ही है, ये कैपिटल का हिस्सा नहीं है। इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद अगर हम डेफिनेशन देखें डिबेंचर का तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये डेफिनेशन है डिबेंचर का। अ डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस ऑफ अ डेट टू द होल्डर, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ अ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। यहाँ पर ये डेफिनेशन में ये पता चलता है कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस ऑफ अ डेट। डेट क्या है, एक लोन है और कंपनी इस लोन को एक्नॉलेज कर रही है। मतलब जिन लोगों ने इस डेट को कंपनी को दिया है उसके बदले में कंपनी उनको एक सर्टिफिकेट दे रही है और उस सर्टिफिकेट का नाम है डिबेंचर। द डेट टू द होल्डर यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ अ लोन। ये जो डेट है ये लोन ही है और इस लोन में कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है कंपनी उसको एक्नॉलेज कर रही है और एक सर्टिफिकेट दे रही है, उसे ही कहते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट। एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। इसका मतलब यह है कि कंपनी उस लोन के बदले एक कोई एसेट को उसके ऊपर चार्ज बना देती है। मतलब अगर कंपनी डिबेंचर्स जो कि लोन है उसका पैसा वापस नहीं कर पा रही है तो उस प्रॉपर्टी को, या जैसे कि वो एक बिल्डिंग है या पीस ऑफ लैंड है, उसे बेच करके जो पैसा कंपनी को मिलेगा उससे डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस किया जाएगा। और क्योंकि डिबेंचर एक तरीके का लोन ही है, इसका मतलब ये है कि इसको कंपनी रिडीम भी करेगी। रिडीम करेगी मतलब कंपनी ने जितना पैसा इन्वेस्टर से लिया है वो पैसे को वापस भी करेगी। ये शेयर के जैसे नहीं है। शेयर में क्या होता है, एक बार शेयर इश्यू होता है तो कंपनी के लाइफ टाइम के लिए शेयर इश्यूड रहता है, लेकिन डिबेंचर्स का एक पीरियड रहता है, एक अवधि रहता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपीज़ का डिबेंचर्स खरीदा तो और उसका पीरियड 5 ईयर्स है। इसका मतलब यह है कि कंपनी उस डिबेंचर्स को बेच करके उस व्यक्ति से 10,000 रुपीज़ कंपनी ने कलेक्ट किया और उस पर कंपनी ईयरली या हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी देगी उस इन्वेस्टर को, और 5 ईयर्स गुजर जाने के बाद कंपनी उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर देगी। इस तरीके से डिबेंचर जो है वो रिडीम हो जाता है, क्लोज हो जाता है। एक तरीके से लोन से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन शेयर्स में ऐसा नहीं होता है। कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं डिबेंचर इज़ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग अ डेट। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है या एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा रहता है कि कंपनी ने
लोन लिया है और कितने पीरियड के बाद उसे रिटर्न करेगी। जो इन्वेस्टर डिबेंचर खरीदता है उसे कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करती है और यही डिबेंचर कहलाता है, और वो इन्वेस्टर डिबेंचर होल्डर कहलाता है। सो इश्यू ऑफ डिबेंचर बिल्कुल इश्यू ऑफ शेयर्स के जैसे ही होता है। यहाँ भी कंपनी डिबेंचर को शेयर के जैसे ही इश्यू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के लिए इश्यू करती है कंपनी, या अदर देन कैश के लिए, अदर देन कैश, या फिर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ डिबेंचर का एक फेस वैल्यू होता है और कंपनी, मान लीजिए वो फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, मतलब हर डिबेंचर कंपनी का 100 रुपीज़ का है। अब इसे कंपनी पार में इश्यू कर सकती है, या प्रीमियम में, या फिर डिस्काउंट में। पार में इश्यू करना मतलब है 100 रुपीज़ के डिबेंचर को कंपनी ने 100 रुपीज़ में ही इश्यू किया तो वो हुआ पार। अगर 100 रुपीज़ से ज़्यादा में इश्यू किया तो ये हुआ प्रीमियम, और अगर 100 रुपीज़ से कम में इश्यू किया तो ये हुआ डिस्काउंट। प्रीमियम मतलब जैसे कि 110 रुपीज़ में किया, और डिस्काउंट मतलब मान लीजिए 90 रुपीज़ में किया, तो ये हुआ कंपनी का इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। जब कंपनी कैश के बदले में डिबेंचर इशू करती है तो उसे कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। लेकिन कंपनी जब कोई एसेट खरीदती है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, और उसका पेमेंट कंपनी डिबेंचर्स में करती है, कैश में नहीं करती है, तो उसे कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। और जब कंपनी बैंक से लोन लेती है और लोन के लिए अपना किसी एसेट को मॉर्गेज रखने के बदले वो अपने डिबेंचर्स बैंक को दे देती है एज अ सिक्योरिटी, तो उसे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ये तीनों ही केस जो हैं वो 12th क्लास के सिलेबस में हैं। वैसे तो चैप्टर में बहुत सारे डिटेल्स हैं, डिबेंचर्स के बहुत सारे डिटेल और वेराइटी एंड वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते करते समझेंगे। जैसे जैसे वो पॉइंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन वाइज वहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। सो टू स्टार्ट विथ, let us see the numericals from the exercise. So issue of debentures के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और डिटेल्स हैं वो सारे के सारे इस एक्सरसाइज में हमें समझ में आ जाएंगे, लेकिन हम इसे क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, लॉजिक बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि इन सब को एक साथ बताने से दिक्कत ये है कि वो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एंड इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज हो जाता है। सो एज वी डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल सी दैट all the details and concept of the chapter is well discussed. So to start with, let us see question number 1. Anand Limited issued 2009% debentures of rupees 100 each payable as follows. आनंद लिमिटेड ने 2009% डिबेंचर्स जो कि हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का है उसे इशू किया, पेबल एज फॉलोज ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹25 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ 2000 डिबेंचर्स हैं और ये सामने जो 9% लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि कंपनी हर डिबेंचर पर 9% पर एनम इंटरेस्ट देगी। क्योंकि ये एक लोन है, शेयर नहीं है, इसलिए कंपनी इस पर इंटरेस्ट देगी, ना कि डिविडेंड। शेयर्स पर कंपनी डिविडेंड देती है, यहाँ 9% का मतलब है 9% पर एनम इंटरेस्ट देगी इन्वेस्टमेंट्स पे। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये है कि फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर पर देगी या पेड अप अमाउंट पर कंपनी इंटरेस्ट देगी। और हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का है। इस 100 रुपीज़ को कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है। एक एप्लीकेशन है जैसा कि हम शेयर्स में पढ़े हैं, फिर दूसरा अलॉटमेंट है और तीसरा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ एप्लीकेशन मनी ₹25 पर शेयर और अलॉटमेंट मनी भी ₹25 पर शेयर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹50 पर शेयर, सब मिला करके हो गया 100 रुपीज़ पर शेयर। Applications were received for all debentures along with the application money and allotment was made. और 2009% डिबेंचर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन भी मिले और कंपनी ने उन्हें अलॉट भी किया। कॉल मनी वाज आल्सो रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, और कंपनी ने जब जब
इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट मांगे, कंपनी को मिला। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के बुक्स में इश्यू ऑफ डिबेंचर का जर्नल एंट्री करना है। याद रखिए कि इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लगभग एक जैसे ही हैं। सो ये चैप्टर जो है एक तरीके से कंपनी अकाउंट के बेसिक्स का जो फंडामेंटल चीज़ है उसका एक तरीके से रिवीजन भी है। बस शेयर के बदले हमको डिबेंचर सोचना है या डिबेंचर के बदले हमको शेयर सोचना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 1, चैप्टर 9 इन द बुक्स ऑफ आनंद लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। कंपनी ने 2009% डिबेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ ईच के हैं इशू किया है और एप्लीकेशन है ₹25 पर डिबेंचर। सो कंपनी के बैंक में पहले अमाउंट आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने 2000 डिबेंचर्स इशू किए हैं और एप्लीकेशन मनी है ₹25 पर शेयर। सो ये हो गया 50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। ये बिल्कुल इश्यू ऑफ शेयर्स के जैसा ही है, बस हमें यहाँ क्या है, शेयर्स लिखने के बदले हमें यहाँ पर 9% डिबेंचर्स लिखना है, या जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में है वो परसेंटेज डिबेंचर्स लिखना है। और यहाँ कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा बिकॉज डिबेंचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन एज अ लोन बाय द कंपनी। ये कैपिटल का हिस्सा नहीं है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है। अब एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट। इसे कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करना है क्योंकि डिबेंचर जो है वो कैपिटल का पोर्शन नहीं होता है। बीइंग ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर्स। यही दो एंट्री जो होती हैं ये बेसिक एंट्री होती हैं और इसी में थोड़ा सा वेरिएशन और चेंज करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सो अब कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया, अब कंपनी डिबेंचर्स अलॉट करेगी तो पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। ये जो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र की जो एंट्री है यही ट्रांसफ़र की एंट्री है और ट्रांसफ़र की एंट्री को ही ड्यू की एंट्री कहते हैं। सो 9% डिबेंचर allotment account debited to 9% डिबेंचर अकाउंट। कंपनी ने 2000 डिबेंचर्स अलॉट किए हैं और अलॉटमेंट मनी 25 पर डिबेंचर है। सो 50,000 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्योंकि कंपनी ने इसे डिस्काउंट पे या प्रीमियम पर इशू नहीं किया है, इट इज़ इशूड एट पार, इसलिए यहाँ पर कोई प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री नहीं आएगी। अब बैंक में रिसीव करेंगे अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अलॉटमेंट अकाउंट जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा। 9% डिबेंचर अलॉटमेंट 50,000। क्योंकि कोई भी एरियर्स नहीं है, सारे कॉल्स पर कंपनी को पूरा अमाउंट मिल रहा है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मनी अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू करेंगे। सो 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 9% डिबेंचर अकाउंट। 2000 डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास और फाइनल कॉल पे कंपनी 50 रुपीज़ पर शेयर ले रही है। सो 1 लाख रुपीज़ ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू।
अब फाइनल कॉल अमाउंट को रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 लाख, क्योंकि कोई एरियर्स नहीं है। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। So this is the solution, and this chapter is very very easy. Now let us move on to next question. So question number 2, Mohit Limited issued 2009% debentures of ₹100 each on the following terms. कंपनी ने 2009% डिबेंचर्स इशू किए हैं और हर डिबेंचर ₹100 का है। यहाँ 9% का मतलब है कि कंपनी इन्वेस्टर को उनके इन्वेस्टमेंट पर 9% पर एनम इंटरेस्ट देगी एज अ रिटर्न। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इस 9% का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन डिबेंचर के आगे परसेंटेज लिखना ज़रूरी है। ₹20 on application, ₹20 on allotment, ₹30 on first call and ₹30 on second and final call. The public applied for 2400 debentures. कंपनी के पास हैं 2000 डिबेंचर्स, लेकिन कंपनी को 2400 डिबेंचर्स पर एप्लीकेशन मिला है। सो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2400 डिबेंचर्स एंड एप्लीकेंट्स फॉर 1800 डिबेंचर्स वेर एक्सेप्टेड इन फुल। Applications for 400 debentures were allotted 200 debentures and applications for 200 debentures were rejected. इसका मतलब ये है कि कंपनी को 2400 एप्लीकेशन मिले हैं डिबेंचर्स के लिए। इसको कंपनी ने 1800 डिबेंचर्स को फुल दिया। 1800 डिबेंचर्स के एप्लीकेशन को कंपनी ने 1800 डिबेंचर्स अलॉट किया। फिर दूसरा है 400 डिबेंचर्स को कंपनी ने 200 डिबेंचर्स अलॉट किए, और आखिरी जो लॉट बना 200 डिबेंचर्स, इनको कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया। मतलब यहाँ तो 100% अलॉटमेंट हुआ, यहाँ 50% अलॉटमेंट हुआ और यहाँ नील हुआ। मतलब ये जो है ये प्रोराटा अलॉटमेंट है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है, और इनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इसे कंपनी वापस नहीं करेगी, बल्कि इसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट के मनी के साथ इसे एडजस्ट कर देगी। लेकिन ये जो 200 डिबेंचर्स हैं जिनको एक भी डिबेंचर अलॉट नहीं हुआ है, इनका पैसा कंपनी को वापस करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन इन डिटेल। सो सॉल्यूशन 2 इन द बुक्स ऑफ मोहित लिमिटेड। कंपनी के पास 2400 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आया और एप्लीकेशन मनी ₹20 पर डिबेंचर। सो बैंक में रिसीव करेंगे अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ₹2400 डिबेंचर्स पर ₹20, 2400 डिबेंचर्स पर ₹20, सो इट विल बी 48,000। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। सो कंपनी ने जिन 200 डिबेंचर्स के एप्लीकेशन को कोई भी अमाउंट नहीं दिया, कोई भी डिबेंचर नहीं दिया। एज ए रिज़ल्ट उनका ₹20 के हिसाब से ₹4000 कंपनी ने रिफ़ंड कर दिया। कंपनी के पास आए हैं ₹48,000, उसमें से कंपनी ने 4000 रिफ़ंड कर दिया। और कंपनी के पास हैं तो 2000 डिबेंचर्स। इन 2000 डिबेंचर्स पर एप्लीकेशन मनी ₹20 के हिसाब से कंपनी ने ₹40,000 डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब 400 जो बैलेंसिंग अमाउंट है, मतलब जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, उनका एक्सेस 200 डिबेंचर पर एप्लीकेशन मनी कंपनी ने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया।
यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि डिबेंचर जो है वो कैपिटल का हिस्सा नहीं है। डिबेंचर इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, सो बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। सो 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 9% डिबेंचर allotment account debited to 9% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर कैपिटल हमें नहीं लिखना है। 2000 पर 20 रुपीज़ के हिसाब से 40,000 रुपीज़ डिबेंचर अलॉटमेंट में ड्यू हुआ, लेकिन कंपनी के पास 4,000 रुपीज़ तो पहले से ही है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये देखिए 4,000 रुपीज़ डिबेंचर अलॉटमेंट में कंपनी के पास पहले से ही है। सो बैंक में अब कंपनी को सिर्फ 36,000 रुपीज़ रिसीव होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। 40,000 आना चाहिए था, लेकिन कंपनी के पास 4,000 पहले से ही है एक्सेस एप्लीकेशन मनी के हिसाब से। सो 36,000 रुपीज़ ही बैंक में रिसीव होगा टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जब क्वेश्चन पढ़ा जाता है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तो उस पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिटेल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। डोंट स्किप द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, और आपको भी उसे पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको समझने हैं। अब कंपनी फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू करेगी। सो 9% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कंपनी के पास 2,000 डिबेंचर्स हैं और कंपनी फर्स्ट कॉल पर 30 रुपीज़ ड्यू कर रही है, मतलब 60,000 रुपीज़ ड्यू। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब कंपनी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेगी। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। पूरा का पूरा 60,000 कंपनी रिसीव कर रही है और कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी कंपनी के पास नहीं है। बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अब कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी। सो 9% डिबेंचर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कंपनी के पास 2,000 डिबेंचर्स हैं और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी 30 रुपीज़ पर डिबेंचर है। सो 60,000 रुपीज़ कंपनी ने ड्यू किए। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब कंपनी फाइनल कॉल रिसीव करेगी। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। $60,000, क्योंकि कोई भी एरियर्स नहीं है। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। So this is the solution for question number 2. I hope that you are understanding the concept of this chapter very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.